वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं सियाराम आपका स्वागत करता हूं फॉर्मूलेटर के इस धमाकेदार मंच पर। तो आज का हमारा टॉपिक जो होने वाला है वो होने वाला है सिलेक्शन ऑफ द केबल। भाई मुझे क्या करना है, मुझे ये सेलेक्ट करनी है कि मेरे घर में मान लो एक मशीन है, ठीक है ना, और उस मशीन को मुझे क्या करना है, चलाना है। उसके लिए मुझे क्या चाहिए, एक केबल चाहिए। तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि वो केबल जो मैं यूज में लूँ वो केबल कितनी मोटी होनी चाहिए, उसका वायर कौन सा होना चाहिए और कौन सी केबल होनी चाहिए जो मेरे लोड को अच्छे से क्या कर सके, सेटिस्फाई कर सके। ठीक है ना, ओके। अब एक बात को जरा थोड़ा सा प्यार से समझने की कोशिश करना। देखो ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और हम देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू द लोड किस तरीके से मैं एक केबल को क्या करता हूं, सेलेक्ट करता हूं। लेकिन इसको करने से पहले कुछ फैक्टर्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं। जैसे सबसे पहले अगर मान लो आपको एक केबल सेलेक्ट करनी है तो किन किन चीजों का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहली जो बात आ जाती है वो ये आ जाती है कि सर जो मैंने लोड लगाया है, ठीक है, एक लोड मैंने लगाया है, अब लोड लगाया है और उस पर लगा रहा हूं मैं केबल, तो वो लोड क्या करेगा, करंट को विड्रॉ करेगा। करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल सही बात है। तो करंट को वो क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। तो सबसे पहले केबल चूज करने के लिए हमको सबसे पहला जो स्टेप जो हमें लेना है वो क्या लेना है कि सर सबसे पहले तो ये देखो कि उसके पास की उसकी फुल लोड करंट कितनी है। ठीक है, मतलब आपका जो लोड लग रहा है उस लोड की फुल लोड करंट कितनी है, उसे कितनी करंट चाहिए, कितना परमिशिबल है, कितना आपने अप्लाई किया है, किसके लिए, एक लोड के लिए। परफेक्ट है कि नहीं है, बिल्कुल सही है। फुल लोड करंट कैसे निकालूंगा सर, बड़ी सिंपल सी बात है। अगर मान लो आपके पास में कोई V वोल्टेज है और P मान लो क्या है, पावर है, तो भाई पावर क्या होती है सर, अगर सिंगल फेज का सिस्टम है तो मैं लिखूंगा पावर V इंटू आई इंटू कोस ऑफ थीटा। बताओ यही लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, बिल्कुल सही है। अगर मान लो 3 फेज का है तो मैं लिखूंगा P इक्वल टू √3 V इंटू आई इंटू कोस ऑफ थीटा। बताओ यही लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, बिल्कुल। अगर मान लो आपको लोड पता है कि आप जो मोटर चला रहे हो, आपके घर में जो लोड लगा हुआ है वो मान लो समथिंग किलोवाट, कुछ किलोवाट का है, तो आप क्या करोगे, सबके पहले आप ये देखोगे कि आप कितना ही पावर को क्या कर रहे हो, यूज में ले रहे हो, कितनी करंट आपकी विड्रॉ हो रही है, किससे, केबल से होते हुए। तो सबसे पहले देखेंगे सर हम फुल लोड करंट, ये हो गया आपका फुल लोड करंट। इसको आप लिखोगे P डिवाइड बाई वी आई कोस ऑफ थीटा, या मान लो इसको आप लिखोगे I ऑफ फुल लोड इक्वल टू P डिवाइड बाई √3। ओके, ये V I तो उधर चला गया ना, ओके, इट्स V कोस थीटा। ठीक है ना, ये लाइन वोल्टेज है, क्लियर है 3 फेज का। अब ध्यान से समझना, यहां पे कई सारी चीजें, एग्जामिनर आपको कई चीजों में फंसा सकता है, छोटी छोटी चीजों में फंसाएगा। ऐसे क्वेश्चंस देने के लिए उसको कई सारे पैरामीटर आपको देने पड़ेंगे, जब जाके आपका क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा। अब देखो सबसे पहले क्या क्या चीजें और भी यहां पे हो सकती है। जैसे सबसे पहले मान लो उसने बोला कि मान लो मेरे पास एक मशीन है, एक मोटर है मेरे पास। अब उस मोटर का जो बोर्ड है ना, ऊपर जो बोर्ड लगा हुआ होता है उस पर लिखा हुआ है कि इसको पावर की रिक्वायरमेंट है मान लो 30 किलोवाट की, कि ये एक 30 किलोवाट की क्या है, मोटर है। उसने लिख दिया। अब आपको चलानी है, आप क्या करोगे, फुल लोड करंट को कैलकुलेट करोगे, बिल्कुल सही बात है, हमने ऐसा पढ़ा है भाई, इस तरीके से करेंगे। लेकिन उसने एक लाइन और लिख दी। उसने क्या लिख दिया, उसने बोल दिया कि इसकी एफिशिएंसी जो है वो एफिशिएंसी है इसकी कितनी, 0.9 लिख दिया उसने कि भाई मोटर था, मोटर का फुल लोड इतनी पावर उसे चाहिए, लेकिन उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 0.9 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि एक्चुअली उसकी एफिशिएंसी अगर इतनी है तो अप्लाइड लोड कितना हुआ, कितना लोड इसने अप्लाई किया। क्या ये पूरा 30 किलोवाट लेगा क्या, नहीं, अरे 30 किलोवाट तो वो यूज ही नहीं ले रहा है, वो बोल रहा है कि मोटर की एफिशिएंसी ही 0.9 है। तो मतलब अब आपकी पावर कितनी हो गई, आपकी पावर होगी 30 मल्टीप्लाई विद 0.9। इस चीज को ना थोड़ा ध्यान से समझना, आप इस चीज को माइंड में रिमेन रखना अच्छे से, क्लियरली तरीके से। तो क्या करोगे, P इक्वल टू वी आई कोस थीटा मल्टीप्लाई विद, साथ में और क्या लिख सकते हो आप, एफिशिएंसी भी लिख सकते हो। क्लियर है कि नहीं है, बिल्कुल सही है ना। तो आप एफिशिएंसी भी से इसको क्या कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होनी चाहिए। आई थिंक सब क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है ना, बिल्कुल। अब आगे चलते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा मैं ध्यान से इसको हटा देता हूं। ओके, अगर क्वेश्चन में एफिशिएंसी दी हुई है तो एफिशिएंसी को यूज में लेना मत भूलना, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पावर के साथ में किसको भी यूज में लेना है, एफिशिएंसी को भी आपको कंसीडर
करते हुए चलना है, तो इस तरीके से आपको क्या कैलकुलेट करना है, फुल लोड करंट कैलकुलेट करनी है। अब देखो, जब आप एक वायर को यूज में लोगे तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए कि सर कम से कम नहीं ना तो वायर की इतनी कैपेबिलिटी तो हो कि जितने लोड की करंट हमें चाहिए उसको वो सहन करने की क्या रखे, कैपेबिलिटी रखे। रखे या नहीं रखे? बिल्कुल सही बात है। तो यहां से एक कंडीशन निकल के आ जाती है। क्या कंडीशन निकल के आ जाती है? समझो, द डी रेटिंग करंट। अब सबसे पहले तो प्रॉब्लम ये होती है कि डी रेटिंग करंट क्या होती है। कोई बात नहीं, मैं समझाऊंगा, टेंशन मत लो। कि द डी रेटिंग करंट मस्ट बी ग्रेटर देन योर फुल लोड करंट, कि आपके लोड को जितनी करंट चाहिए ना, उस लोड की रिक्वायर्ड करंट से केबल की जो रेटिंग कैपेसिटी है, केबल की जो कैपेसिटी की जो करंट है, वो आपकी हमेशा इससे क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन सर आपने ये तो समझ में आ गया मुझे कि भाई मैंने लोड को कैलकुलेट कर लिया। मान लो लोड की करंट आई है मेरी, मान लो 20 एम्पियर आ गई, लेट्स एग्जांपल 20 एम्पियर आ गई, तो मैं ऐसी केबल यूज में लूंगा जो 20 एम्पियर को सहन करने की ताकत रख सके। ये बात तो सही है। तो मुझे यहां पे रखना चाहिए कि करंट कैपेसिटी ऑफ केबल, वो लिखना चाहिए मुझे। ये डी रेटिंग करंट मैंने क्यों लिखा है? तो ये तो कंफ्यूजन है। तो फिर भाई ये ऐसा क्यों है? अब देखो बेटा, मान लो आपके पास में एक केबल है, ठीक है। जब उस केबल को लेब में बनाया, तो जब उस केबल को लेब में बनाया तो उसकी एक करंट को सहन करने की जो कैपेबिलिटी थी वो मान लो 40 एम्पियर थी, इतनी है। अब आप उसको ले आए घर पे, बिल्कुल सही बात है। अब आप केबल को यूज में ले रहे हो। अब केबल को यूज में ले रहे हो तो केबल के ऊपर कई सारे फैक्टर जो होते हैं वो क्या करते हैं, काम करते हैं। जैसे कि भाई जब आप केबल को यूज में ले रहे हो तो जिस जगह पे आपने केबल को लगाया वहां का टेम्परेचर कितना है, जिस जगह पे आपने केबल को लगाया वहां पे मॉइस्चराइज कितना है, क्या आपने केबल को हवा में लगाया है या आपने केबल को जमीन में गाड़ा है, अगर जमीन में गाड़ा है तो उसके ऊपर प्रेशर कितना है, अगर एक साथ दो केबल यूज में ले रहे हो तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, जिस जमीन में गाड़ा है उसकी मिट्टी कैसी है, क्या वो सूखी है, क्या वो गीली है, क्या वो बहुत ज्यादा गीली है, तो उनके ऊपर भी केबल का फैक्टर क्या करता है, डिपेंड करता है। समझ में आया नहीं आया? बिल्कुल। तो ये एफिशिएंसी वाला ही सिस्टम समझ लो कि केबल की मैक्सिमम कैपेसिटी तो इतनी है कि वो 40 एम्पियर तक की करंट को मान लो ले जा सकता है, कैपेसिटी तो इतनी है, लेकिन इन्वायरमेंटल इफेक्ट हुआ, टेम्परेचर ने उसके ऊपर इफेक्ट डाला, कि मान लो आपका सोयल है तो मिट्टी ने उसके ऊपर इफेक्ट डाला, तो इन सब ने जब उसके ऊपर इफेक्ट डाला तो हो सकता है कि इसकी कैपेसिटी आपकी 40 नहीं रह के उन फैक्टर्स की वजह से थोड़ी कम हो गई। मान लो इसकी कैपेसिटी कितनी हो जाती है, 38 एम्पियर हो जाती है, क्योंकि इन्वायरमेंटली इफेक्ट है भाई। सही बात है कि नहीं है? इफेक्ट फैक्टर करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो ये तो होगी केबल की कैपेसिटी, और ये जो करंट आई है ना, इसको बोला जाता है डी रेटिंग करंट। तो मतलब इस केबल की एक्चुअल कैपेसिटी कितनी बनी, 38 बनी। तो ये 38 जो होने चाहिए वो फुल लोड से क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। तो यहां से आपको एक बात और समझ में आई है। क्या समझ में आई है? कि सर जो डी रेटिंग करंट होती है, जो एक्चुअल में मेरी डी रेटिंग करंट होती है, वो एक्चुअल में आपकी केबल की कैपेसिटी, ओके, केबल कैपेसिटी मल्टीप्लाई विद, ओके, इधर मैं नीचे लिख देता हूं मल्टीप्लाई विद करेक्शन फैक्टर, मल्टीप्लाई विद करेक्शन फैक्टर होता है। सही बात है। अब यहां से आपको एक वर्ड और नया सुनने को मिल गया, करेक्शन फैक्टर। तो मतलब सर ये करेक्शन फैक्टर क्या है? तो करेक्शन फैक्टर वो कंपोनेंट है जो ये बता रहा है कि आपने केबल को कहां यूज में लिया और उसके ऊपर कौन कौन से इफेक्ट हो रहे हैं। टेम्परेचर का कितना इफेक्ट है, प्रेशर का कितना है, मिट्टी कौन सी है, कंडक्टर कौन सा है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, कौन सा है, इन सब के ऊपर करेक्शन फैक्टर डिपेंड करेगा। कंडीशन नंबर फर्स्ट समझ में आई? क्या क्या चीजें चेक करनी होती है? इस एग्जांपल में मैं सारी चीजें चेक करके दिखाऊंगा, ठीक है। पहले समझ लो कि क्या है, कहानी समझ में आएगी, सब क्लियर हो जाएगा तुरंत। पूरा क्लियर है, आगे चल सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल परफेक्ट है। तो सबसे पहले फुल लोड करंट, डी रेटिंग फैक्टर, डी रेटिंग फैक्टर मस्ट बी हायर देन योर फुल लोड करंट फॉर ए सक्सेसफुल केबल चूज करने के लिए। परफेक्ट है, आगे चलते हैं, जरा इसको हटा देता हूं मैं, ओके। नेक्स्ट फैक्टर, सर मैंने फुल लोड करंट देख लिया और मान लो मैंने एक ऐसी केबल बना दी जो आपके फुल लोड करंट को सहन करने की कैपेबिलिटी रखती है। बिल्कुल परफेक्ट है भाई, आपने बना दी, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब फैक्टर नंबर 2, दूसरा फैक्टर जो होता है वो होता है आपका वोल्टेज ड्रॉप। क्या होता है बेटा? वोल्टेज ड्रॉप, ओके। अब देखो,
मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि वोल्टेज ड्रॉप एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो ये डिफाइन करता है कि हम ये चाहते हैं कि अगर मैंने एक केबल लगाई, अगर उसमें होते हुए मैं पावर ले रहा हूँ तो मेरे सिस्टम में बहुत ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप नहीं होना चाहिए। जैसे ये एग्जाम्पल देखो, इस एग्जाम्पल में लिख रखा है वोल्टेज ड्रॉप 5%, मतलब आपको एसी केबल यूज में लेनी है जिसमें मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप 5% ही रखने हैं, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। उससे कम हो सकते हैं, चलेगा, कम होना तो अच्छी बात है, इससे ज़्यादा नहीं लेने हैं। तो ये आपका एक परमिशिबल वोल्टेज ड्रॉप हो गया कि भाई इससे ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप नहीं लेना है मुझे, ना, अगर इससे ज़्यादा हुआ तो वो केबल अच्छी नहीं है। सही बात है, बिल्कुल। तो अब मुझे चेकआउट करना है कि वोल्टेज ड्रॉप में कैसे देखूं। भाई वोल्टेज ड्रॉप में कैसे देखूं, कैसे देखते हैं हम, बताओ। भाई केबल क्या है, केबल कुछ नहीं है सर, एक कंडक्टर है एक तरीके से, और कंडक्टर के पास दो चीजें होती है। मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में, कंडक्टर के पास दो चीजें होती है। क्या क्या होता है, एक होता है उसका रेजिस्टेंस, परफेक्ट है, और दूसरा उसका क्या होता है, रिएक्टेंस होता है। तो एक उसका रेजिस्टेंस होगा, एक उसका रिएक्टेंस होगा। अब रेजिस्टेंस कितना होगा, रिएक्टेंस कितना होगा, ये तो डिपेंड करेगा कि केबल कौन सी है। भाई केबल आप लोगों ने कौन सी ली है, 2 कोर वाली ली है, सिंगल कोर वाली ली है, 3.5 वाली ली है, 4 कोर वाली ली है। सही बात है, नहीं है भाई। एक केबल है, मान लो केबल के अंदर कितने कंडक्टर है, 1 कंडक्टर है, 2 कंडक्टर है, 3 कंडक्टर है। 3.5 से आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो 3.5 का मतलब होता है बेटा एक ऐसी केबल होती है जिसमें 3 तो आपके क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। जैसे ये 3 फेज की होती है, तो मान लो ये RYB हो गया, ठीक है ना। और ये जितने मोटे होते हैं, इसके आधे साइड्स का कंडक्टर और होता है जो किसका काम करता है, न्यूट्रल का काम करता है। तो उसको हम बोलते हैं 3.5 कोर केबल, ठीक है ना। कंफ्यूज मत होना कभी, अगर मान लो सुनने को मिल जाए तो आप ऐसे कंफ्यूज मत होना कि 3.5 का क्या मतलब है। मतलब 3 तो पूरे पूरे, एक उसका आधा, 3.5 हो गया। क्लियर है, ओके। तो अलग अलग केबल का क्या होता है, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस अलग अलग होता है। अब मान लो इसमें करंट गई, कौन सी करंट, अरे भाई जितना हमारा लोड ले रहा है फुल लोड करंट, तो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा सर, रेजिस्टेंस प्लस रिएक्टेंस हो गया टोटल इंपीडेंस, मल्टीप्लाई विद फुल लोड करंट, हो गया, बिल्कुल सही है। अब आपके रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस की जो वैल्यू दी हुई होती है एक केबल के ऊपर, वो दी हुई होती है, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस की वैल्यू दी हुई होती है ओम पर किलोमीटर में। इस इंपीडेंस की वैल्यू किस में दी हुई होती है, ओम पर किलोमीटर में। तो आपको क्या क्या चेक करना पड़ेगा, भाई ये तो पर किलोमीटर में दे रखी है, तो ये कितना लंबाई का है, लंबाई चेक कर लिया, आ गया पूरा वोल्टेज ड्रॉप, आ गया, बिल्कुल सही है। डिवाइड क्या करना है कि आपने कितना वोल्टेज अप्लाई कर रखा है, अरे भाई परसेंट में निकालना है ना, परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप कितना है, तो क्या करते हो, एक्चुअल वोल्टेज ड्रॉप डिवाइड बाय बेस वैल्यू मल्टीप्लाई विद 100, दैट्स इट, निकल गया वोल्टेज ड्रॉप। बिल्कुल सही बात है। तो ऐसे करके आप लोगों ने क्या निकालना है, वोल्टेज ड्रॉप निकालना है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, अधिकतर आपको जो लंबाई दी जाती है वो मीटर में दी जाती है। जैसे देखो 200 मीटर है ना, और आपकी टेबल में जो आपको वैल्यू दी जाएगी वो वैल्यू रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस की दी जाती है पर किलोमीटर में। मतलब ये वैल्यू तो पर किलोमीटर में है, ये मीटर में है, तो क्या करो मीटर को भी किलोमीटर में बदल लेते हैं, कोई बात नहीं। तो मीटर को किलोमीटर में बदल देते हैं, नीचे किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कोई पंगा है इसमें, नहीं है। अब यहां पे एक टर्म और आती है, उसको बोलते हैं नंबर ऑफ रन, ये नया टर्म आ गया, ठीक है, ओके। मैं दोबारा लिख देता हूं इसको, देखो जरा, यहां से आप नोट्स अच्छे से बना पाओगे, ठीक है ना। तो देखो बाकी फिर कैलकुलेशन ही बचेगी, किसी भी के ऊपर आप लगाओ, कैलकुलेशन करो, मजे करो, कोई टेंशन नहीं, आप जानते हो है ना मेरा क्वेश्चन कराने का तरीका। वोल्टेज ड्रॉप क्या होना है सर, अगर मान लो आई ऑफ फुल लोड करना है मुझे, बिल्कुल सही है, आर प्लस जे ऑफ एक्स, परफेक्ट है, ओके। कितनी लंबाई का है भाई, एल भी चेक करना है, जितनी लंबाई का होगा मल्टीप्लाई करूंगा, बिल्कुल सही है। लंबाई अधिकतर किस में दी हुई होती है, मीटर में दी हुई होती है, तो क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, बन गई किलोमीटर में। परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करो। एक्चुअल वोल्टेज ड्रॉप डिवाइड बाय वोल्टेज की बेस वैल्यू, अप्लाइड वोल्टेज समझ लो इसको बोलो वी ऑफ अप्लाइड, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो आपको दिख रहा है अप्लाइड वोल्टेज 415, क्लियर है ना, ओके। ये हो गया आपका क्या, अप्लाइड वोल्टेज 1000 हो गया। अब यहां पे मैंने एक टर्म आपको अलग बोली है, अब वो टर्म क्या है, मैंने बोला है नंबर ऑफ रन। अब इस नंबर ऑफ रन को थोड़ा ध्यान से समझिए कि ये क्या होता है। अब देखो बेटा, एक चीज को थोड़ा सा बारीकी से समझने की कोशिश करो, ठीक है। क्या होता है, जैसे भाई मान लो आप लोगों ने ACSR कंडक्टर में अधिकतर देखा होगा, अगर आप लोगों ने कभी ट्रांसमिशन लाइन को अच्छे से देखी है तो आपने दो तरह की लाइन देखी होगी, कौन कौन सी,
एक लाइन ऐसी देखी होगी जिसमें मान लो आपके 3 फेज है, तो इस तरीके से पोल है, पोल के ऊपर एक क्रॉस आर्म लगा हुआ है, एक कंडक्टर यहां है, एक यहां है, एक यहां है, इस तरीके से देखा होगा। सही बात है, सिंगल सिंगल कंडक्टर फॉर एवरी फेजेस, तीनों फेजेस के लिए सिंगल सिंगल कंडक्टर। ठीक है, एक आपने देखा होगा कभी कभी ऐसे बड़े पोल होते हैं, ठीक है ना, तो एक 3 वायर इधर लटक रहे हैं, 3 वायर इधर लटक रहे हैं, देखा है कभी ऐसा? 6 वायर वाला बड़ा पोल देखा है? एसीएसआर कंडक्टर का 33 किलोवोल्ट लाइन का देखा है ऐसा? 3 कंडक्टर इधर होते हैं, 3 इधर होते हैं, एसीएसआर ये। क्या यहाँ पे 6 फेज हो गए क्या? नहीं, यहाँ पे 3 ही फेज है बेटा। मान लो ये आर वाई बी है, तो आप जानते हो कि ये अलग सीक्वेंस में होते हैं। मान लो ये वी आर बी हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे आर फेज को 2 कंडक्टर दिखा रहे हैं, एक ये वाला, एक ये वाला। वाई को 2 दिखा रहे हैं, एक ये वाला, एक ये वाला। बी को 2 दिखा रहे हैं, एक ये वाला, एक ये वाला। दिखा या नहीं दिखा? क्यों भाई एक से ज्यादा की जरूरत क्यों पड़ी? अरे हो सकता है कि आपने जो एसीएसआर कंडक्टर लिया है वो अकेला आपको भाई आप लोगों ने मान लो बहुत ज्यादा लोड लगा दिया। अब एसीएसआर कंडक्टर का साइज फिक्स है कि वो इतना ही मोटा है, अब आपने लोड बहुत ज्यादा लगा दिया, करंट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ गई, तो क्या होगा? अगर एक वायर यूज लोगे तो वो लोड को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, सहन नहीं कर पाएगा, जल जाएगा। तो फिर क्या करोगे भाई? एक से ज्यादा वायर यूज में लेने पड़ेंगे। क्या करेंगे? एक से ज्यादा वायर यूज में लेने पड़ेंगे। तो जितने वायर आप एक फेज को बनाने में यूज में ले रहे हो उसको बोला जाता है नंबर ऑफ रन है। अगर मान लो एक ही वायर से काम चल जा रहा है, एक ही फेज का सिंगल वायर से अगर काम चल जा रहा है तो नंबर ऑफ रन की वैल्यू 1। अगर एक फेज बनाने के लिए 2 वायर की जरूरत पड़ती है तो नंबर ऑफ रन 2। अगर 3 की जरूरत पड़ रही है तो 3। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल। तो नंबर ऑफ रन्स की वैल्यू को हम कब इंक्रीज करते हैं? हम जब इंक्रीज करते हैं जब हमारे पास लोड होता है बहुत बड़ा, ठीक है, और कंडक्टर की मैक्सिमम साइज को हम यूज में ले लेते हैं और वो भी सफिशिएंट नहीं होती है उस लोड को सेटिस्फाई कराने के लिए। तो फिर क्या करते हैं? एक ही फेज के हमें 2-2, 3-3, 4-4 बनाने पड़ते हैं। आपने ऐसा भी सीक्वेंस देखा होगा, आप लोगों ने ऐसा भी देखा होगा, अगर आपने एसीएसआर कंडक्टर कभी देखे हैं तो एक बीच में ऐसा चैनल सा लगा देते हैं यूं, और यहां पे 1, 2, 3, 4-4 कंडक्टर यूज में लेके एक फेज को बनाते हैं। देखा है आपने? बीच बीच में से इंच सी लगी होती है, 4-4 कंडक्टर एक साथ यूज ले लेते हैं। लेते हैं कि नहीं लेते हैं? बिल्कुल। वो क्यों ले रहे हैं? क्योंकि सर किसी ना किसी बहुत बड़े लोड को वो सेटिस्फाई कर रहा है। बड़ी सिटी में करंट जा रही है और पूरी बड़ी सिटी के करंट को अकेला सहन कर रहा है बेचारा। समझ में आई नहीं आई? बिल्कुल। तो उसका बोला जाता है, क्या बोला जाता है? नंबर ऑफ रन बोला जाता है। अब एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, ये चीज वैसे इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं लेकिन फिर भी आपको हमेशा ध्यान रहेगी। क्या ध्यान रहेगी? कि नंबर ऑफ रन, ओके, नंबर ऑफ रन मस्ट बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू फुल लोड करंट आई ऑफ फुल लोड डिवाइड बाई डी रेटिंग करंट, डिवाइड बाई डी रेटिंग करंट। अगर कोई कभी कंडीशन पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए, सही है ना, कि नंबर ऑफ रन्स की वैल्यू हमेशा फुल लोड करंट डिवाइड बाई डी रेटिंग करंट होनी चाहिए या इससे बड़ी ही होनी चाहिए। अब देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बात बताई। क्या बताई? कि सर फुल लोड करंट जो होती है ना वो हमेशा डी रेटिंग करंट से छोटी होनी चाहिए अगर एक परफेक्ट केबल बनानी है तो। अब होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए बेटा? बिल्कुल सही बात है सर, होनी चाहिए। सही है। तो अगर इसकी वैल्यू लेस देन 1 अगर आ रही है, अगर इसकी वैल्यू लेस देन 1 आ रही है तो आप नंबर ऑफ रन्स की वैल्यू को 1 रख लो। लेकिन यह क्या, ये हमेशा लेस देन 1 ही आएगी क्या? ना, ज्यादा भी आ सकती है। कैसे भाई? एक बात बताओ, मेरे पास मान लो फुल लोड करंट है, मान लो आपकी 10 किलो एम्पियर। अब मेरे पास कोई ऐसी केबल है ही नहीं जो 10 किलो एम्पियर की करंट को सेटिस्फाई कर सके या इतनी उसकी किसी की कैपेसिटी हो, ऐसी मेरे पास केबल है ही नहीं। मान लो मेरे घर में मैं बाजार से केबल खरीद के ले आया, अब मेरे घर में इतनी मान लो करंट जा रही है, बहुत ज्यादा ले ली है वैसे, मैंने घर की नहीं मोहल्ले की क्या शहर की ले लो पूरा, इतनी करंट जा रही है। अब इतनी करंट को सहन करने के लिए मेरे पास केबल है ही नहीं। अब मेरे पास जो केबल है ना, मेरे पास जो केबल है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है मान लो 7 किलो एम्पियर की, वो इतनी को सहन कर सकता है। या मान लो इसकी डी रेटिंग करंट की कैपेसिटी कितनी है? इतनी है, 7 किलो एम्पियर की। अब इससे ज्यादा को वो सहन नहीं कर सकता, तो क्या करूं मैं? अब जब मैंने इस केबल को देखा तो मैंने देखा कि जब अगर मैं फुल लोड डिवाइड बाय डी रेटिंग करूंगा तो ये 10/7 मिलेगा, मतलब इसकी वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग आएगी, ग्रेटर देन 1 है। सही है। तो क्या एक रन से काम चल जाएगा? क्या एक वायर से एक फेज बनाओ तो काम चल जाएगा? क्या नहीं चलेगा? कौन मना कर रहा है? ये मना कर रहा है। क्या करने पड़ेंगे? एक फेज बनाने के लिए कम से कम 2 वायर यूज में लेने पड़ेंगे। कम से कम नंबर ऑफ रन कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। समझ में आई कहानी? अरे समझे कि नहीं समझे?
सही है। तो नंबर ऑफ रन कैसे डिसाइड करेंगे कि भाई अगर मान लो मेरे पास जो मौजूद आपकी केबल है उसकी डी रेटिंग करंट मान लो कम है और फुल लोड करंट मुझे ज्यादा चाहिए, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मोर देन 1 यूज में लेने पड़ेंगे। मान लो 2 कंडक्टर यूज में ले लिए, तो एक की कैपेसिटी 7, दूसरे की भी 7 और 7 टोटल कितनी होगी 14। क्या डी रेटिंग करंट की कैपेसिटी फुल लोड करंट से ज्यादा हो जाएगी? फिर हो जाएगी। तो क्या कंडीशन इसके पहले वाली जो कंडीशन हमने पढ़ी थी सेटिस्फाई होगी? बिल्कुल होगी। ये भी सेटिस्फाई होगी? बिल्कुल होगी। काम बन गया? अरे काम बना कि नहीं बना? बिल्कुल बन गया सर। समझ में आई कहानी? ओके, तो इन चीजों का ध्यान रखना है आपको। These are the very important things. this समझ में आया? आगे चले, बिल्कुल परफेक्ट है। ओके, अब देखो जरा कंडीशन नंबर 3, इसको हटा दूं मैं? ठीक है बेटा, ये हटा देता हूं मैं इसको। दैट्स द अनदर वन थिंग, एक जो चीज है वो और आपकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। क्या है? वो है आपकी शॉर्ट सर्किट करंट कैपेसिटी। ओके, शॉर्ट सर्किट करंट कैपेसिटी। ओके, अब समझना, देखो क्या होता है कि जब मान लो कोई भी कंडक्टर है, वायर है, कुछ भी हो, आई डोंट केयर, जब भी शॉर्ट सर्किट हो जाता है, मतलब जब फॉल्ट आ जाता है, जब वायर जो होती है, मान लो एक वायर दूसरे वायर से टच हो गया, कुछ भी हो गया, मान लो जब फॉल्ट आ गया सिस्टम में, फॉल्ट आते क्या होता है, वायर में फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू एकदम बुमसअप बढ़ जाती है। बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? बिल्कुल। अब मैंने आपको कल बताया था, अगर मान लो करंट की वैल्यू एकदम से बढ़ गई और उस करंट की वैल्यू से अगर मान लो आपका वायर पिघल गया, भाई अगर मान लो शॉर्ट सर्किट आ जाता है तो क्या होता है, हमारा रिले होता है, सर्किट ब्रेकर होता है, या मान लो हमारा घर है तो घर में हमारा एमसीबी होता है, वो क्या होना चाहिए? ट्रिप होना चाहिए। सही बात है। ये तो नहीं होना चाहिए कि फॉल्ट आ गया तो पूरी की पूरी घर की पूरी वायरिंग जल गई और एमसीबी ट्रिप ही नहीं हुआ। ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए कि अगर मान लो सर फॉल्ट आ गया तो भाई एमसीबी को ट्रिप होने में मान लो आपका, वैसे वो टाइम बहुत कम लेता है, लेकिन मान लो कि उसे 0.2 सेकंड लग गए। एमसीबी को ट्रिप होने में मान लो इतना टाइम लग गया, 0.2 सेकंड मान लो उसके लग गए, तो कम से कम केबल ऐसी तो होनी चाहिए कि उस शॉर्ट सर्किट करंट को इतने टाइम तक क्या कर सके? सहन कर सके। अरे भाई इतनी तो उसकी क्या होनी चाहिए? कैपेबिलिटी होनी चाहिए। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। तो ये फैक्टर भी डिफाइन करता है कि केबल की साइज क्या होनी चाहिए। अब ये अलग अलग केबल के ऊपर अलग अलग चीजें होती है, वो फैक्टराइजेशन करती है। समझ में आया? देखो ये आपका टॉपिक है ना, ये एक ऐसा टॉपिक है कि अगर इनके ऊपर क्वेश्चन दिए जाएंगे तो आपको 50 तो टेबल दी जाएगी या आपको 50 उनके वैल्यूज दी जाएगी, जब जाके क्वेश्चन पूरा सॉल्व होगा, क्योंकि इसमें कई सारे फैक्टर होते हैं। अब वो फिक्स है यार, जैसे पीवीसी के लिए मान लो 2 मीटर अंदर मैंने कोई वायर को गाड़ दिया है ना, तो पीवीसी केबल के लिए 2 मीटर अंदर वायर को गाड़ने पे आपके किसी सोयल का रेजिस्टेंस इतना होता है, हो गया। कोई वैल्यू कहां तक याद रखोगे? नहीं रख सकते। तो वो वैल्यू आपको दी हुई होगी, जैसे इसमें दी हुई है ना, ऐसे दी हुई होगी वैल्यूज में, उसको आप टेंशन मत लो। जो मैं समझा रहा हूं ये की फैक्टर्स है, इनको समझ लो बस। क्वेश्चन डोंट केयर, सब हो जाएंगे, सोल्व हो जाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वैल्यू देखोगे हो जाएंगे, वैल्यू देखोगे हो जाएंगे, इनको ध्यान रखना है। तो शॉर्ट सर्किट करंट की कैपेसिटी मस्ट भी, अगर मान लो इतने टाइम तक है तो कम से कम इतने टाइम को तो वो क्या कर सके? सहन कर सके। तो इतने टाइम तक सहन करने के लिए कितनी मोटी केबल यूज में लूं भाई? मैं कैसे चेक करूंगा? तो उसको चेक करने का एक सिंपल फंडा है, मैं आपको बता देता हूं। इट्स कॉल्ड योर आई स्क्वायर टी इक्वल्स टू योर एस स्क्वायर के स्क्वायर। सर ये क्या है? ये क्या है? मैं बता देता हूं क्या है। यहां पे करंट जो है, ये आई जो है, ये है आपकी शॉर्ट सर्किट करंट। अगर एग्जामिनर आप लोगों से इस फैक्टर के बारे में, अधिकतर आपसे क्वेश्चंस में इस फैक्टर के बारे में वो बात नहीं करता है, इतना डिटेल में नहीं जाता है, लेकिन अगर मान लो गया तो हम तो प्रिपेयर रहे भाई। अरे अगर मान लो चला गया है तो हम तो प्रिपेयर रहे। तो क्या होगा? तो सर सबसे पहला फैक्टर कि ये होती है हमारी शॉर्ट सर्किट करंट। मान लो इसके बारे में भी दे दिया, पूछ लिया तो क्या करें? फिर तो पता तो होना चाहिए। ओके, तो ये होती है हमारी शॉर्ट सर्किट करंट। ये टी जो होता है ना, ये होता है आपका शॉर्ट सर्किट टाइम। अब शॉर्ट सर्किट टाइम का क्या मतलब है? जैसे मैंने बोला ये कि शॉर्ट सर्किट आ गया और एमसीबी ने ट्रिप होने में 0.2 सेकंड ले लिया, तो 0.2 सेकंड तक तो करंट रही वायर में, शॉर्ट सर्किट करंट रही। सही बात है। तो ये वो टाइम होता है कि जितनी देर में आपका शॉर्ट सर्किट क्या होगा? क्लियर होगा। तो शॉर्ट सर्किट टाइम या क्लियरेंस टाइम भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है, या क्लियरेंस टाइम भी आप इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
आगे चले, बिल्कुल सही है। ये एस जो मैंने यहां पे लिया है, ये मैंने लिया है डायमीटर ऑफ द केबल। क्या लिया है? डायमीटर है, ध्यान रखना, डायमीटर ऑफ द केबल, कि कितनी डायमीटर का मुझे यूज में लेना पड़ेगा। और ये के जो है ना, ये है आपका टेम्परेचर कांस्टेंट। अब अगर वो आपसे एग्जामिनर अगर आपसे इस वाले फैक्टर के बारे में भी बात करेगा, तो वो एक पर्टिकुलर केबल के लिए इस के की वैल्यू आपको देके रखेगा। ठीक है भाई, मान लो उसने बोल दिया कि शॉर्ट सर्किट करंट इतनी थी, एक एक्सएलपीई का वायर मैंने यूज में लिया हुआ था, एक एक्सएलपीई का वायर मैंने यूज में लिया हुआ है, सही बात है। तो एक्सएलपीई के वायर के लिए मान लो टेम्परेचर कांस्टेंट 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे मान लो कितना है, मान लो 97 है, सही बात है। तो फाइंड आउट करो कि इस एक्सएलपीई वायर जो होना चाहिए वो कितना मोटा होना चाहिए अगर शॉर्ट सर्किट करंट मेरी इतनी है तो कैसे निकालूंगा? वेरी सिंपल, मतलब उसने आपसे पूछा है डायमीटर एस, के को ले आओ नीचे, कर लो रूट, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आई स्क्वायर टी, ठीक है ना, अंडर रूट ऑफ आई स्क्वायर टी डिवाइड बाई के। परफेक्ट है, ये आपका क्या आ गया? डायमीटर आ गया। भाई इतनी मोटी तो कम से कम होनी चाहिए, इससे ज्यादा मोटी ले लोगे तो और भी अच्छी बात है, पर कम से कम इतनी तो होनी चाहिए। अगर आपसे शॉर्ट सर्किट, जैसे इस क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे शॉर्ट सर्किट की बात नहीं की है, ठीक है ना, अब कैसे क्वेश्चन होने वाला है इसमें मैंने बात नहीं की है, लेकिन अगर मान लो वो बात कर ले, भाई बात कर ले, तो आपकी शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी जो होनी चाहिए एक केबल की, वो तो अधिकतर आपकी ज्यादा ही होनी चाहिए सिस्टम की कैपेसिटी से। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो यहां से आपको एक बात समझ में आई है, क्या समझ में आई है? कि शॉर्ट सर्किट को, वायर में शॉर्ट सर्किट करंट को सहन करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए फॉर ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड। क्लियर है? तो उसका हम इस तरीके से देखेंगे, अगर ऐसे पता है तो कितनी मोटाई का लेना है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे। ओके, तो यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज और आपको पता लगी, वो क्या है? तो यहां पे आप लिख सकते हो, ओके, तो शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी ऑफ द केबल ऑफ द, ओके वन सेकेंड, केबल मस्ट बी हायर देन, किससे? शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम। सही बात है नहीं है? भाई जले तो सिस्टम जले, केबल ना जले मेरी, समझ में आ रहा है? केबल स्ट्रॉन्ग ले ली मैंने, जलेगा तो एमसीबी बर्न होगा सीधा, केबल नहीं बर्न होनी। तो शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी ऑफ द केबल मस्ट बी हायर देन द शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की कैपेसिटी से ज्यादा होना चाहिए, जितना सिस्टम सहन कर सके ना उससे ज्यादा मेरी केबल सहन करनी चाहिए। मतलब अगर ट्रिप होगा तो कौन होगा? एमसीबी ट्रिप होगा, मेरे घर की वायरिंग नहीं जलनी चाहिए, दैट्स माय केबल। क्लियर है या नहीं है? बिल्कुल, ये कुछ फैक्टर्स थे, ये कुछ की फैक्टर्स थे जो एक केबल को सेलेक्ट करने में भूमिका निभाते हैं, उसको सेलेक्ट करने में पूरा पूरा ध्यान रखते हैं। क्लियर है? अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं, इन्हीं चीजों को निकालना है और इन्हीं से हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है ना? ओके, बिल्कुल। अब देखो मैं इसको हटा देता हूं, समझना थोड़ा ध्यान से। ओके, देखो सबसे पहला काम क्या करना है भाई? फुल लोड करंट, याद है ना? स्टेप 1 क्या करना है सर? फुल लोड करंट। ओके, देखो भाई जरा क्या दिया हुआ है, वो बोल रहा है कि एक लोड है 30 किलोवाट का, लेंथ है 200 मीटर, वोल्टेज है इतना, पावर फैक्टर है इतना, ठीक है? तो फुल लोड करंट क्या होना है? मान लो 3 फेज का सिस्टम है, तो फुल लोड करंट क्या होना चाहिए? आई ऑफ फुल लोड, देखो जरा कितना होना चाहिए सर? क्या होना चाहिए? P डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई विद वोल्टेज मल्टीप्लाई विद कोस थीटा। क्लियर है कि नहीं है? निकल जाएगा फुल लोड करंट, बिल्कुल निकालना। ये ऊपर हो गया 80 किलोवाट, मतलब 80 इंटू 10 की पावर 3, ये हो गया अंडर रूट ऑफ 3 1.732 मल्टीप्लाई विद वोल्टेज कितना है? 415। ओके गुड। कोस थीटा कितना है? 0.8। कैलकुलेट करना है इसको जरा, कितना मिल रहा है? ठीक है, ओके मैंने कैलकुलेट कर रखा है, ये मिल रहा है आपका 139 एम्पियर मिलेगा भाई। कितना मिलेगा? 139 एम्पियर है इसका आंसर। ओके, तो ये 139 एम्पियर आ जाएगा जब आप फुल लोड करंट को निकालोगे। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक? बिल्कुल सही है। अब ये तो मुझे पता लग गया कि मेरी फुल लोड करंट इतनी होनी चाहिए, लेकिन एक केबल को सेलेक्ट करने के लिए परमिशिबल कंडीशन क्या है सर? परमिशिबल कंडीशन ये है कि मेरी डी रेटिंग करंट क्या होना चाहिए? कि मेरी डी रेटिंग करंट जो होनी चाहिए
वो मस्ट बी हायर देन क्या होनी चाहिए, फुल लोड करंट होनी चाहिए। तो मतलब मुझे डी रेटिंग करंट क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। अब डी रेटिंग करंट क्या होती है कि भाई केबल की करंट कैरिंग कैपेसिटी मल्टीप्लाई विद करेक्शन फैक्टर। तो अब आपको निकालना है, नेक्स्ट क्या निकालना है आपको निकालना है सर करेक्शन फैक्टर। ठीक है, मैं इधर थोड़ा सा स्पेस छोड़ देता हूं आपकी टेबल लगाने के लिए। ओके, यहां मैं लिखता हूं करेक्शन फैक्टर। ओके, या मैं इसको हटा दूं, याद रहेगा 139 एम्पियर है, यूज में ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, हटा सकता हूं। ओके, मैं इसको हटा देता हूं। स्टेप 1 ये लिख लेना, यहां से लेके यहां तक चलेगा। अब इसको हटा सकता हूं मैं। ओके, 139 एम्पियर आ रहा है। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, स्टेप नंबर 2 में हम देखेंगे करेक्शन फैक्टर। स्टेप नंबर 2 करेक्शन फैक्टर। ओके, अब एक बात बताओ बेटा, करेक्शन फैक्टर में कई सारी चीजें हैं भाई। करेक्शन फैक्टर में क्या है, मैंने क्या बोला था आपको कि वायर जो है वो आपका कितना अंदर गड़ा हुआ है, हवा में है, कहां पे है, तो कई सारे फैक्टर्स आते हैं। सही बात है कि नहीं है, बिल्कुल सही है। तो करेक्शन फैक्टर में कई सारे पैरामीटर्स होते हैं। पैरामीटर नंबर 1, सबके पहले भाई आपने जो वायर, इसमें क्या होगा, टेबल होगी, ठीक है ना। तो टेबल की वैल्यू मैं आपको कैसे दिखाऊंगा, ठीक है, एक काम करते हैं। ओके, मैं टेबल जो है वो आपका यहां लगवा दूंगा साइड में, ठीक है। अभी मैं आपको टेबल जो है वो सर्च करके मैं डाटा बता देता हूं आपको, ठीक है। ओके, पहले एक एक करके ले लेते हैं सारी चीजें, ठीक है ना, एक एक फैक्टर को पहले ले लेते हैं। ओके, तो करेक्शन फैक्टर में ओके सबके पहले ले लेते हैं कि मान लो आपने कोई वायर यूज में लिया है, तो वायर को आप हवा में लगा रहे हो, जमीन में गाड़ रहे हो, कहीं भी हो, तो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के कितने टेम्परेचर पे यूज में ले रहे हैं, ठीक है ना। ओके, तो टेम्परेचर करेक्शन फैक्टर, ठीक है। जैसा हम यहां पे हमारा टेम्परेचर कितना ले रखा है हम लोगों ने ले रखा है 30। देखो अब ये करेक्शन फैक्टर ना, ये इन पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करेगा, केबल लेइंग डिटेल के ऊपर कि कैसे लगी हुई है। वो कह रहा है कि ग्राउंड में दबी हुई है, 1 मीटर ग्राउंड में दबी हुई है, टेम्परेचर है 35 डिग्री सेंटीग्रेड, और नंबर ऑफ केबल पर ट्रेंच। ये ट्रेंच का मतलब क्या होता है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है, वो मैं बता दूंगा, कोई नहीं। पहले इन दोनों चीजों को अपन डिटेल में देख लेते हैं, ये आपको समझ में आ जाएगा, मैं बता दूंगा क्या है। चले आगे। ओके, देखो जरा टेम्परेचर करेक्शन फैक्टर। तो सबके पहले कि सर टेम्परेचर कितना है। ओके, तो भाई टेबल लगा देना इधर। टेबल में देखो जरा, एक टेबल है, यहां पे मैंने लिख रखा है एम्बिएंट टेम्परेचर और बाजू में है इंसुलेशन, ठीक है ना। तो अलग अलग टेम्परेचर के लिए अलग अलग केबल है, यहां 2 केबल है, एक है पीवीसी, एक है एक्सएलपीई। कौन सा यूज में ले हम लोग, कोई सी भी एक केबल यूज में ले लो, मान लो एक्सएलपीई यूज में ले लिया, ठीक है ना। तो हमारा टेम्परेचर है 35 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है, देखो 35 डिग्री सेंटीग्रेड, यहां पे 2 वैल्यू है, 0.94 और 0.96। तो अगर एक्सएलपीई यूज में लिया है तो 0.96 हो जाएगा। लेकिन टेम्परेचर जो है ना वो अलग अलग जगहों पे होता है। जैसे एयर में अगर आप टेम्परेचर की बात करोगे या आप जमीन में टेम्परेचर की बात करोगे, ठीक है ना, तो एक जगह जो होती है वो ह्यूमिडिटी वाला टेम्परेचर है, एक जगह है वो शुष्क टेम्परेचर है। भाई टेम्परेचर भी कई तरह के होते हैं, एक ड्राई टेम्परेचर होता है, ठीक है ना। जैसे आप नहीं बोलते कि उमस हो रही है, उमस वाला टेम्परेचर कैसा होता है, क्या वो ड्राई टेम्परेचर होता है? नहीं, वो होता है आपका वेट वाला टेम्परेचर, गीला सा, पसीने आते हैं। सही बात है कि नहीं है। एक होता है शुष्क, जैसे जैसलमेर वगैरह में होता है, वो होता है ड्राई टेम्परेचर। तो एक एयर के ऊपर डिपेंड करता है, एक होता है ग्राउंड में जब आपने गाड़ दिया। तो पहला है टेम्परेचर करेक्शन फैक्टर, ठीक है। ये 2 तरह के होते हैं कि आपने जो वायर है उसको हवा में लटका रखा है या आपने वायर को ग्राउंड में गाड़ रखा है, ठीक है। तो आपका एक पहली जो टेबल यहां पे लगाई है वो टेबल है आपकी एयर वाली। देखो जरा ध्यान से, अगर आपका टेम्परेचर, अगर आपका केबल अगर एयर में मैंने लगाया होता तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक्सएलपीई के लिए 0.96 करेक्शन फैक्टर हो जाता। इसकी वैल्यू कितनी हो जाती? 0.96। इसको मैं नाम देता हूं मान लो K1, तो K1 की वैल्यू 0.96 हो जाती। किसके लिए? या इधर लिख देता हूं, ठीक है, या यहीं लिख देते हैं, किसके लिए? एयर के लिए, ठीक है। लेकिन हमारा किसमें है भाई? ग्राउंड में दबा हुआ है, ठीक है। तो भाई नेक्स्ट टेबल लगाओ। ओके, टेबल नंबर 2 देखो, ग्राउंड टेम्परेचर के लिए, ग्राउंड के लिए एक्सएलपीई का 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे है 0.89 करेक्शन फैक्टर, ठीक है ना। तो इस केबल की वैल्यू, K1 की वैल्यू हो जाए 0.89 किसके लिए? ग्राउंड के लिए। तो हम कौन सी यूज में लेंगे? ये वाली यूज में लेंगे, सही है। जो क्वेश्चन में दे रखा होगा उस हिसाब से यूज में लेंगे। फैक्टर में आपको सारे बताऊंगा, टेंशन नहीं है। क्वेश्चन में जितना दे रखा है उतना यूज में लेना, जो फैक्टर नहीं है उसकी वैल्यू 1 रख देना, चलेगा। ओके, नेक्स्ट आगे देखो, सेकंड पैरामीटर। स्टेप 1 में पहला करेक्शन फैक्टर हो गया,
ठीक है, अब कहां गाड़ दिया आपने उसको? जमीन में गाड़ा है। कहां गाड़ा है बेटा? जमीन में। जमीन में क्या होता है? मॉइस्चराइजर। जमीन में क्या होती है? सॉइल। तो कौन सी मिट्टी है? अरे भाई कौन सी मिट्टी है, वो भी तो इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल है या नहीं है? 1 सेकेंड। ओके, तो कौन सी मिट्टी है वो भी आपका डिपेंड करेगी। अब देखो यहां पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, वो आ जाती है कि मिट्टी का बिहेवियर। अब मिट्टी जो होती है ना वो एक चीज के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे भाई मान लो ये वायर है ना, वायर में करंट जाएगी तो वायर क्या होगा? गर्म होगा। वायर क्या होगा? गर्म होगा। अब अगर मान लो ये गर्म हो रहा है तो गर्म होने के बाद में अगर मिट्टी ऐसी है कि इसकी जो गर्माहट है उसको इजीली तरीके से बाहर क्या कर रही है? डिसिपिएट कर रही है, तो मतलब मिट्टी बहुत अच्छी है। लेकिन अगर मान लो मिट्टी ऐसी है कि इसकी हीट को बाहर डिसिपिएट नहीं कर रही है, केबल के अंदर ही रहने दे रही है, तो केबल के लिए नुकसान है। समझ रहे हो ना? जैसे मान लो कोई वायर गर्म हुआ, कोई चीज़ गर्म हुई और गर्म होने के बाद में मान लो उसकी हीट जो है वो बाहर डिसिपिएट हो गई, इन्वायरमेंट में निकल गई, तो केबल को नुकसान नहीं होगा क्योंकि हीट कहाँ निकल गई है? बाहर निकल गई है, केबल को डैमेज नहीं होने देगा। लेकिन अगर मान लो केबल है और केबल के ऊपर आपने मान लो कि एक जबरदस्त तरीके से किसी कागज में लपेट दिया उसको, तो वो हीट को बाहर ही नहीं निकलने दे रहा है, तो उससे केबल क्या होगी? डैमेज हो सकती है। तो जब आपने मिट्टी में गाड़ा तो मिट्टी कई तरह की होती है, सही है। एक मिट्टी मान लो ऐसी है कि एकदम क्या बोलते हैं, शुष्क मिट्टी है, एकदम ड्राई मिट्टी है और उसकी टेम्परेचर रेजिस्टिविटी उसकी बहुत ज़्यादा हाई है, सही है। मतलब वो टेम्परेचर को ट्रांसफर नहीं होने दे रही, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाने दे रही है। जैसे आप ऐसा समझ लो काली मिट्टी होती है, काली मिट्टी होती है वो क्या करती है कि एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को फ्लो नहीं होने देती है, उसकी रेजिस्टिविटी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल। तो वो हमारे लिए नुकसानदायक है, सही है ना? तो अगला जो पैरामीटर होता है, सेकंड नंबर पैरामीटर, वो है आपका थर्मल रेजिस्टेंस। क्या है? वो है आपका थर्मल रेजिस्ट्रेशन कैरेक्टर फैक्टर। किसके लिए? मिट्टी के लिए, ठीक है ना? थर्मल रेजिस्टेंस किसके लिए? फॉर सॉइल के लिए। हाँ भाई लगाओ, नेक्स्ट टेबल लगाओ। ओके, तो सॉइल की क्या होने वाली है? सॉइल की होगी रेजिस्टिविटी। पहली बात, मान लो सॉइल की रेजिस्टिविटी, जैसे इस टेबल में देखो, अगर सॉइल की रेजिस्टिविटी 1 है तो फैक्टर है 1.18, 1.5 है तो है 1.1, 2 है तो है 1.05, 2.5 है तो 1 है, 3 है तो 0.96 है। इसको पहले थोड़ा सा समझना। जैसे जैसे रेजिस्टिविटी बढ़ रही है, किसकी? आपके सॉइल की। रेजिस्टिविटी बढ़ने का क्या मतलब है? सर थर्मल रेजिस्टिविटी, भाई रेजिस्टेंस बढ़ने का क्या मतलब होता है? जैसे आपका एक कंडक्टर है, उसका रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो करंट के फ्लो होने के अपोजिशन को बढ़ा रहा है, करंट को फ्लो नहीं होने दे रहा है, वही तो होता है ना रेजिस्टेंस। बिल्कुल। अब ये बोल रहे हैं थर्मल रेजिस्टिविटी, तो मतलब थर्मल रेजिस्टिविटी बढ़ने का मतलब ये है कि वो टेम्परेचर को या थर्मल को, हीट को एक जगह से दूसरी जगह जाने को क्या कर रहा है? रोक रहा है। तो जितना ज्यादा रोकने की कैपेसिटी उसकी होगी, थर्मल रेजिस्टिविटी उतनी ज्यादा हाई होगी, सही बात है। अब देखो, जैसे जैसे थर्मल रेजिस्टिविटी बढ़ रही है, करेक्शन फैक्टर वैसे वैसे कम हो रहा है। अब इसका क्या मतलब है? करेक्शन फैक्टर कम क्यों हो रहा है? क्या थर्मल रेजिस्टिविटी का हाई होना हमारे लिए अच्छा है या थर्मल रेजिस्टिविटी का लो होना हमारे लिए अच्छा है? समझना इस चीज को। देखो, करेक्शन फैक्टर है ना, वो हमारे कैसे काम आ रहा है? डी रेटिंग फैक्टर था, वो क्या था? वो ये था कि आपकी कैपेसिटी कितनी है मल्टीप्लाई विद करेक्शन फैक्टर कितना है। अब मान लो एक केबल की कैपेसिटी है, मान लो 180 एम्पियर की है। अब इसको आपने करेक्शन फैक्टर है मान लो 0.9, आपने इसको क्या किया? मल्टीप्लाई किया, तो जो वैल्यू आएगी वो तो 180 से कम ही आएगी। तो जो केबल की कैपेसिटी थी, अब ये डी रेटिंग फैक्टर क्या होता है भाई? डी रेटिंग क्या होता है? एक्चुअल कैपेसिटी होती है केबल की। डी रेटिंग करंट कैपेसिटी क्या होती है? एक्चुअल कैपेसिटी होती है। भाई यूज में तो इतनी आनी है। तो करेक्शन फैक्टर एक्चुअली क्या करता है? करेक्शन फैक्टर केबल की एक्चुअल कैपेसिटी को क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है, 180 से कम आएगा, सही है। तो मतलब करेक्शन फैक्टर जितना कम होगा, भाई अगर 1 के आसपास हुआ तो बढ़िया है, एक्चुअल कैपेसिटी के बराबर मिलेगा। लेकिन करेक्शन फैक्टर की वैल्यू जितनी कम होगी वही हमारे लिए नुकसानदायक है। मतलब वो क्या कर रहा है? केबल की कैपेसिटी को कम कर रहा है, एक्चुअल में डी रेटिंग कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, सही बात है। तो करेक्शन फैक्टर का कम होना हमारे लिए नुकसानदायक है, करेक्शन फैक्टर का ज्यादा होना हमारे लिए फायदेमंद है एक केबल के लिए। अब देखो, जैसे जैसे रेजिस्टिविटी बढ़ रही है, करेक्शन फैक्टर कम हो रहा है। कम होने का मतलब क्या है कि केबल की थर्मल रेजिस्टिविटी बढ़ रही है, मतलब वो बाहर हीट को नहीं जाने दे रहा है। नहीं जाने दे रहा है तो क्या होगा? हीट, मान लो केबल है, केबल में टेम्परेचर बढ़ा, केबल गर्म हुई, है ना, और चारों तरफ जो सोयल है उसने टेम्परेचर को बाहर नहीं जाने दिया, तो केबल क्या हो जाएगी? डैमेज हो जाएगी। हुआ ना नुकसान है। अगर मान लो सोयल ऐसी होती कि जो टेम्परेचर केबल से बाहर जो निकला उसको क्या किया? उसने डिसिपेट कर दिया, बाहर निकल न जाने दिया, किसने? सोयल ने। ट्रांसफेरेबल बनाया, तो क्या हुआ?
केबल डैमेज होगी क्या? नहीं होगी, बच जाएगी। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। तो करेक्शन फैक्टर जितना रिड्यूस होता है हमारे लिए उतना ही क्या है? नुकसानदायक चीज है भाई, समझ रहे हो? जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है। क्लियर है? ओके। तो थर्मल रेजिस्टिविटी फॉर सॉइल। ओके, अब यहां पे रेजिस्टिविटी के हिसाब से फैक्टर दे रखा है। क्या इस क्वेश्चन में कहीं रेजिस्टिविटी दे रखी है क्या? मैंने नहीं दे रखी है, तो हमारे इस क्वेश्चन के लिए ये पैरामीटर यूजफुल नहीं है। हमने क्या दे रखा है? हमने दे रखा है सर टेम्परेचर। लेकिन क्या मिट्टी के बारे में पता है क्या? नहीं है। मतलब मैंने मिट्टी के बारे में भी नहीं बताया आपको, और उसकी रेजिस्टिविटी भी नहीं बताया, ये भी नहीं बताया कि मिट्टी कौन सी है। सही बात है, कोई बात नहीं। तो कोई मिट्टी ले लेते हैं, जैसे मान लो है ना, मैंने बोल दिया कि आपकी जो मिट्टी है वो है, मान लो आपकी मिट्टी है डैम्प सॉइल है, ठीक है ना? मिट्टी ले ली मैंने भाई, डैम्प सॉइल है। कुछ तो बताओ मिट्टी के बारे में, या तो रेजिस्टिविटी बताओ, या बताओ मिट्टी कैसी है, गीली है, सूखी है, ड्राई है, डैम्प्ड है, कौन सी है, कुछ तो बताओ। सही बात है, बिल्कुल। तो अगर रेजिस्टिविटी के बारे में बताया होता तो पैरामीटर यूज कर लेते। सही बात है, ओके। करेक्शन फैक्टर नंबर तीसरा, ध्यान रखना, जैसे इस क्वेश्चन में इसके बारे में बात नहीं की है, थर्मल रेजिस्टिविटी ऑफ सॉइल, तो उसने आपको रेजिस्टिविटी नहीं बताई है, तो करेक्शन फैक्टर कितना यूज में लोगे? ध्यान रखना। जैसे मान लो ये हो गया आपका K2, है ना, तो करेक्शन फैक्टर कितना यूज में लोगे? 1। जब कुछ नहीं दिया हो पैरामीटर के बारे में तो करेक्शन फैक्टर की वैल्यू 1 यूज में लेना, ध्यान रखना इस चीज का। ओके ओके, ये परमिशिबल पैरामीटर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब आपका आ गया कि केबल, ठीक है ना, सॉइल करेक्शन फैक्टर नेक्स्ट वाला। ओके, तो अब नेक्स्ट होता है आपका सॉइल करेक्शन फैक्टर। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब है कि मेरी मिट्टी कैसी है भाई। नेक्स्ट पैरामीटर लगाओ, ठीक है। हाँ देखो, तो मेरी मिट्टी कैसी है? अब इसमें 4-5 मिट्टी दे रखी है मैंने, देखो। वेरी वेट सॉइल करेक्शन पैरामीटर 1.2, वेरी वेट सॉइल 1.13, डैम्प सॉइल 1.03, ड्राई सॉइल 1, वेरी ड्राई सॉइल 0.86। मैंने क्या बोला? जैसे जैसे आपका फैक्टर कम होगा हमारे लिए अच्छा नहीं है। अब देखो, अगर गीली मिट्टी हुई तो हीट जो होगा ना, वो हीट को बिल्कुल ठंडा कर देगी केबल को वापस तुरंत। केबल गर्म होगी, उसको तुरंत ठंडा कर देगी क्योंकि बाहर ठंड है। सही बात है। अगर एकदम शुष्क है तो खुद गर्म है, केबल को क्या ठंडा करेगी? सही बात है कि नहीं है? तो करेक्शन फैक्टर क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो अलग अलग मिट्टी के लिए अलग अलग, जैसे हमने यहाँ पे यूज में लिया है, मान लो डैम्प सॉइल यूज में ली है, तो डैम्प सॉइल के लिए ये इसको नाम देता हूं मैं K3, ये पैरामीटर हो जाएगा आपका 1.05। चलेगा? कितना हो जाएगा? 1.05। नेक्स्ट पैरामीटर, ओके, इसको मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। ओके, इधर लगा देना भाई टेबल, 1 2 3, ओके 4 यहां ले सकते हैं ना, दिख रहा है तो इतना तो दिखेगा आपको। ओके, नेक्स्ट पैरामीटर केबल डेप्थ। ओके, केबल डेप्थ करेक्शन फैक्टर। अब आप एक चीज बोलोगे सर इतना सारा याद कैसे रहेगा? बेटा याद रखने की जरूरत नहीं है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा उसके लिए आपको वैल्यू दी हुई होगी। वैसे मैं तो यहाँ पे क्या टेबल में देख के बता रहा हूँ, ठीक है। आपको ये टेबल याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको वैल्यू दी हुई होगी। अगर वो बोलेगा आपसे कि भाई डैम्प टू सोइल है, तो आपको यहाँ पे वो ब्रैकेट में लिख के देगा कि उसका करेक्शन फैक्टर इतना है। सही है। वो लेगा मान लो टेम्परेचर इतना है, तो ब्रैकेट में लिख के देगा कि उसका इतना है, ये है उसका इतना है। क्लियर है नहीं है? बिल्कुल। वो आपसे सिर्फ मोटाई पूछेगा, केबल वगैरह के बारे में देके रखेगा, ये फैक्टर्स आपको वो देके रखेगा। क्लियर है? तो आपको कोई याद करने की जरूरत है नहीं टेबल्स में से। ओके, तो ये आपका केबल डेप्थ फैक्टर। अब मैंने कितना गहरा गाड़ा हुआ है? मैंने गाड़ा हुआ है 1 मीटर का, तो जितनी गहराई में होगा उस हिसाब से उसका क्या आ जाएगा? फैक्टर आ जाएगा। भाई लगाओ नेक्स्ट टेबल। ओके, देखो, जैसे आपका अगर 0.5 मीटर में गाड़ा गया है तो रेटिंग फैक्टर है 1.1, 0.7 में 1.05, 0.9 के लिए 1.01, 1 के लिए 1, 1.2 के लिए 0.9। मतलब जितनी गहराई में गाड़ोगे करेक्शन फैक्टर कम हो रहा है। इसका मतलब क्या है? सर गहराई में गाड़ रहे हो तो क्या हो रहा है? उसके ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, नीचे जाने पे हीट भी बढ़ती है। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल। तो हमारे लिए नुकसानदायक है। केबल को हम बहुत ज्यादा गहराई में भी नहीं गाड़ते हैं, अधिकतर हम 1 मीटर तो मैक्सिमम है, 1 मीटर तक 1 मिल रहा है, उससे ज्यादा नहीं गाड़ते हैं। सही है, उतना ही गाड़ते हैं। तो मान लो हमने 1 मीटर तक गाड़ा है, तो ये K3 है, ये K4, मतलब इस पैरामीटर की वैल्यू कितनी हो जानी है? 1 हो जानी है। चलेगा? ओके, अब नेक्स्ट पैरामीटर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा समझना है इसको। ये है आपका केबल डिस्टेंस। ओके, केबल डिस्टेंस करेक्शन फैक्टर, ठीक है ना? केबल डिस्टेंस करेक्शन फैक्टर। इसलिए सब कोई भी इन चीजों को पढ़ाता नहीं है, आपको कहीं मिलेगी नहीं ये सारी चीजें। रीजन पता क्या होता है? रीजन सिर्फ यही है, इतने सारे पैरामीटर्स यूज करके एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों को सोल्व करना पड़ेगा, है। बट डोंट वरी, एग्जामिनर आपको ये सारी वैल्यूज देगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो, केबल डिस्टेंस करेक्शन पैरामीटर, देखो टेबल में इसमें है
क्या आप लोगों को ऐसा दिया हुआ है कि एक से ज्यादा केबल है जिनको आपको यूज में लेना है? देखो इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं देखूं तो यहां पे उसने बोला है कि नंबर ऑफ ट्रेंच पर ट्रेंच। पर ट्रेंच का क्या मतलब है कि जैसे आप लोगों ने इसमें जब आप इनमें जाते हो, बैंक वगैरह में जाते हो, तो आपने देखा होगा ऐसे एक बॉक्स सा बना देते हैं, उसमें एक साथ 20-20 केबल रहती है, सही है। तो केबल एक दूसरे के टच में हो रही होती है, वो होता है ट्रेंच, कि एक दूसरे के पास पास में कितने केबल्स है। अब आपने एक ही वायर यूज में लिया है तो आपके लिए तो इस फैक्टर की वैल्यू 1 हो गई, आपके लिए तो मान लो K4 है, एक K5 की वैल्यू 1 हो गई आपके लिए तो इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो लेकिन अगर मान लो आपको दिया हुआ है तो देखो, जैसे अगर मान लो नंबर ऑफ सर्किट एक है, मतलब एक ही वायर अगर जा रहा है, ठीक है ना, तो उसके लिए तो हर एक पे भाई अकेला ही है और कोई आसपास में ही नहीं, तो सबके लिए 1 1 1। अगर मान लो नंबर ऑफ सर्किट 2 है तो उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, कंडक्टर्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है? अगर बिल्कुल नहीं है 0.75, अगर सिर्फ केबल के डायमीटर के बराबर है, सही बात है, तो 0.8, अगर 1.25 मीटर है तो 0.85। तो अलग अलग के लिए अलग अलग क्या होगा, यूज में लेना पड़ेगा। अगर उसने क्वेश्चन में दे दिया होता तो उस हिसाब से हम फैक्टर यूज में ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट होता है केबल ग्रुपिंग फैक्टर। केबल ग्रुपिंग का मतलब भी यही है कि आपने जो ट्रे यूज में लिया है उस ट्रे में आपने कितने नंबर ऑफ वायर्स आपने क्या लिए हैं, यूज में लिए हैं। यहाँ पे हम लोगों ने एक भी नहीं लिया है, केबल ट्रे वाला नहीं लिया है, तो यहाँ पे हमारा फैक्टर काम में नहीं आएगा। तो इस फैक्टर की वैल्यू भी 1 हो जाएगी और केबल ट्रे वाले की वैल्यू K6 की वैल्यू भी यहाँ पे 1 हो जाएगी, सही है। इतने सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। अब वो आपको क्वेश्चन में कोई सा भी फैक्टर दे सकता है कि भाई ये यूज में लेना, ये जो यूज में नहीं लेना है उसकी वैल्यू 1 रख देना, सही है। तो अब आपको क्या निकालना है, आप कैसे करेक्शन फैक्टर निकालोगे? जितनी भी वैल्यू निकली है सबको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। जैसे पहला हमको ये मिला था, एक हमको ये मिला है, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, सबको क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो और देख लो कितना वैल्यू मिल रहा है, ठीक है ना। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ओके, या इधर लिख देता हूँ। क्या करना है भाई, करेक्शन फैक्टर मान लो K देखना है तो आप लोगों ने क्या करना है, इट्स K1 मल्टीप्लाई विद K2 मल्टीप्लाई विद K3 मल्टीप्लाई विद K4 मल्टीप्लाई विद K5 मल्टीप्लाई विद K6, ठीक है ना। सबको क्या कर देना है बेटा, मल्टीप्लाई कर देना है। देखो पहले का कितना आ रहा था, ये आ रहा है सर 0.89, ओके। K2 थर्मल रेजिस्टेंस, ठीक है, फॉर सॉइल, ये तो था ही नहीं। सॉइल करेक्शन फैक्टर 1.5, 1.05, ओके। नेक्स्ट वन, डेप्थ 1 मीटर में था, 1 हो गया था, बाकी सबकी वैल्यू 1 1 1 1 1 नहीं थी, ठीक है ना। दोनों को मल्टीप्लाई करना, जरा कैलकुलेटर ओपन करता हूं मैं, ठीक है, ओके। इससे बढ़िया तो सोल्व मल्टीप्लाई कर लेता। इट्स 0.89, इट्स मल्टीप्लाई विद 1.05। कैलसी तलावी होता है आपके, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये मिल रहा है 0.9345, ठीक है बेटा, ये इतना मिल रहा है आपको। तो आपकी ये आपको मिल गया। अब आपकी डी रेटिंग करंट क्या होनी चाहिए सर, उसके लिए तो केबल सेलेक्ट करनी पड़ेगी और केबल की कैपेसिटी देखनी पड़ेगी, उसके बाद में इसको मल्टीप्लाई करूंगा, जब जाके मुझे क्या चलेगा, पता चलेगा। यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, सब कुछ क्लियर है, ओके। अब मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मैं उस कंडीशन में पहुंच गया हूं जहां जाके मुझे क्या करना पड़ेगा, एक केबल को सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब केबल को सेलेक्ट कैसे करते हैं, देखो केबल को सेलेक्ट करने के लिए क्या होता है, उसके लिए भी आपको एक टेबल मिल जाएगी, डोंट वरी, टेबल में देख लेना। केबल के लिए आप डाल देना कि केबल के लिए सेलेक्ट करने के लिए भाई मुझे एक टेबल चाहिए, ओके, तो वो आपको मिल जाएगी। जैसे मान लो 70 मिलीमीटर की मुझे कोई केबल यूज में लेनी है ना, तो मान लो 70 मिलीमीटर की केबल का अप्रोक्सीमेटली करंट रेटिंग होता है 150 या 170 के आसपास, ठीक है ना। वो आपको वैल्यू जो होगी ना वो क्वेश्चंस में दी हुई होगी, टेंशन नहीं लेने की। अब मान लो एक XLPE की केबल मैंने यूज में ली, 70 मिलीमीटर मोटाई की मैंने यूज में ली, और मान लो लेसन एग्जाम्पल कि उसका जो करंट कैरिंग कैपेसिटी है वो मान लो 170 है, ठीक है ना। हो गया, ये क्लियर है, ओके। अब आगे चलूं मैं, ठीक है। तो भाई हमारी फुल लोड करंट कितनी आई थी, 139 आई थी। अब जो भी केबल मैं यूज में लूंगा, पहली चीज तो ये है कि उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी कम से कम 139 से तो ज्यादा ही होनी चाहिए, सही बात है ना। और ये मिल गया आपको करेक्शन फैक्टर। अब मान लो मैंने एक केबल को इतना मैंने कर लिया, तो मुझे एक केबल को चूज करना पड़ेगा, सही है। मान लो मैंने एक केबल यूज की जिसमें मान लो आपका कोर है 3.5 का मतलब समझ गए, ओके। XLPE की केबल है मान लो, मतलब एल्यूमिनियम कंडक्टर अंदर, ठीक है ना। और मान लो ये 70 मिलीमीटर की है, 70 मिलीमीटर इसकी मोटाई है, ओके। एक ऐसी मैंने केबल यूज में ली है। तो 70 मिलीमीटर की केबल जैसे आप देखोगे तो 70 मिलीमीटर की केबल की अप्रोक्सीमेटली करंट कैपेसिटी जो होती है कितने पे, 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो इसकी जो करंट कैपेसिटी होती है ना, वो अप्रोक्सीमेटली होती है 170 एम्पियर के आसपास, 170 एम्पियर के आसपास इसकी क्या होती है, करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है।
XLPE केबल की 3.5 की 70 मिलीमीटर की 1.75 के आसपास 170 एम्पेयर के आसपास इसकी क्या होती है, करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है। अब आप बोलोगे सर ये सब चीज़ें हमें कहाँ पता होगी, तो बेटा ये सब चीज़ें ना आपको क्वेश्चन में ही दी हुई होगी, सही है, आपको टेबल दी हुई होगी, वहाँ पे आपको पता लग जाएगा। आपको ये देखना है कि सर 139 थी, उससे ज़्यादा का मुझे लेना है, 170 का मैंने मान ले लिया, तो वो 70 मिलीमीटर की मैंने केबल ली, उसका इतना आ गया। अब 70 मिलीमीटर की केबल आपने ले ली, हमारा स्टेप दूसरा क्या होता था, याद है आप लोगों को? सर हमारा दूसरा स्टेप होता था, हम देखते थे वोल्टेज ड्रॉप, और चूंकि यहाँ तो देखना है क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप दिया हुआ है 5%। अब वोल्टेज ड्रॉप के लिए हमें रेजिस्टेंस भी पता होना चाहिए और रिएक्टेंस भी पता होना चाहिए, खास बात है, क्लियर है? तो जब आपको क्वेश्चन दिया हुआ होगा तो मान लो ये एक केबल है, तो इसका रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस आपको गिवन होगा, आपको दिया हुआ होगा, ठीक है ना? बिल्कुल परफेक्ट है, कोई बात नहीं। जैसे मैं ये जो वैल्यूज है ना, आप बोलोगे मैं बोल रहा हूँ कि दिया हुआ होगा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बेटा ये है कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का जो स्टैंडर्ड रूल होते हैं, IEA जो होता है, उसने सारी वैल्यूज फिक्स कर रखी है। भाई मान लो 70 मिलीमीटर की केबल है, ये XLPE की 3.5 कोर की, ये तो पहले से बनी हुई है ना, तो इस पे तो है ना कि इसमें वायर का रेजिस्टेंस कितना है, उसका रिएक्टेंस कितना है, वो तो पहले से फिक्स है, सही बात है। तो ये स्टैंडर्ड रूल में होता है, टेबल होती है सबकी वैल्यूज वहाँ पे क्या होती है, लिखी हुई होती है, सही बात है। तो वो वैल्यूज आपको मिलेगी, वो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें कि इसकी कैपेसिटी इतनी होती है, ये इतना है, ये इतना है, ये इतना, ये फिक्स है, ये फिक्स है, इसमें आपको कोई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। इनका जो रेजिस्टेंस होता है, इनका जो रिएक्टेंस होता है, वो भी फिक्स होता है, क्लियर है ना? ये सब चीज़ें फिक्स है, ये आपको कैलकुलेट नहीं करना। जैसे 170 का कितना होता है, ठीक है, मैं आपको देख के बता देता हूँ एक बार, ठीक है, XLPE 3.5 कोर का, ठीक है, तो ये होता है आपका 1 सेकेंड, ओके, इसका रेजिस्टेंस होता है बेटा 0.57 अप्रोक्सीमेट है ये, ठीक है, 0.57 ओम पर किलोमीटर, ओके, और इसका रिएक्टेंस होता है X की वैल्यू 0.077, ठीक है, मोहो, रिएक्टेंस है ना, उल्टा हो जाएगा, मोहो पर किलोमीटर, ठीक है, R प्लस JXL है, ओके, ओम पर किलोमीटर ही है, मोहो नहीं, 1 सेकेंड, ओम पर किलोमीटर, ठीक है ना? तो ये आपको रेजिस्टेंस है, ये आपके पास में क्या आ गया, रिएक्टेंस आ गया है, दोनों का बिहेवियर आपको पता लग गया है। अब आप बोलोगे सर ये कहां से उठा के लिख दिया, ये कहां से उठा के लिख दिया? वैल्यूज में कंसीडर मत करो बेटा, क्योंकि ये वैल्यूज आपको दी हुई होगी, ये वैल्यूज फिक्स है। ये केबल का जैसे ही मैंने नाम लिख दिया ना, मान लो कोर है 3.5 की XLPE केबल है, ये लिख दिया 70 मिलीमीटर की है, तो ये फिक्स है कि उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी इतनी है, उसका रेजिस्टेंस इतना है, उसका रिएक्टेंस इतना है, दैट्स इट। आपने क्या करना है, आपका क्या काम है? हमारा काम है सर हमें देखना है हमारा वोल्टेज ड्रॉप। अब वोल्टेज ड्रॉप तो बाद की बात है, पहले ये देखो कि ये केबल हमारे लिए सेटिस्फाई है कि नहीं है। तो क्या देखेंगे सबसे पहले, डी रेटिंग करंट। क्या देखेंगे, डी रेटिंग करंट। देख बेटा कितनी मिलेगी सर, करंट कैरिंग कैपेसिटी है 170, मल्टीप्लाई कर दो 0.93 ले लो, एक काम करो 0.93 से इसको मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, कितनी मिलेगी करना बेटा जरा, ठीक है, ओके 1 सेकेंड, इसको मल्टीप्लाई करना 170 को, ये मिलेगा आपको 159 मीटर, 159 एम्पियर, ठीक है ना? क्या ये 159 एम्पियर हमारा जो 139 आया था, ठीक है 139 ही आया था ना, ओके, क्या 139 से ज़्यादा है क्या? हाँ बिल्कुल ज़्यादा है, तो इसका मतलब इस वाली केबल को मैं यूज में ले सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। स्टेप नंबर 1 तो आपने क्या कर दिया, वेरीफाई कर लिया कि हाँ भाई डी रेटिंग करंट जो है वो फुल लोड करंट से ज़्यादा मिली है, तो मतलब सही है, ये केबल यूज में ले सकते हैं। अब फैक्टर नंबर 2, सेकेंड स्टेप को चेक करना है। क्या चेक करना है कि वोल्टेज ड्रॉप जो होना चाहिए वो 5% से कम होना चाहिए। तो अब क्या करूँ, अब एक काम करते हैं, अब एक काम ये करते हैं कि सबसे पहले मैंने देखा वोल्टेज ड्रॉप निकालना है भाई, निकालना है, बिल्कुल सही है। क्या करूँगा, मैं करूँगा √3 मल्टीप्लाई विद फुल लोड करंट मल्टीप्लाई विद R प्लस J ऑफ X मल्टीप्लाई विद लंबाई डिवाइड बाई वोल्टेज जो आपका अप्लाइड वोल्टेज है मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ रन और मल्टीप्लाई विद आपका क्या आ जाएगा, दैट इज ओवर 1000, ठीक है, मल्टीप्लाई विद 100। नंबर ऑफ रन आपके कितने होने चाहिए, देखो आपका डी रेटिंग करंट आ रहा है 159, तो 139 डिवाइड बाई 159 मतलब ये लेस देन 1 वैल्यू मिल रही है, तो लेस देन 1 मतलब 1 से 1 के बराबर हो सकती है, तो नंबर ऑफ रन्स की वैल्यू आप 1 रख सकते हो, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। मतलब 1 रन से भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है ना, 1 रन से भी आपका काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इस वाली केबल से 1 रन से भी आपका काम चल जाएगा। अब देखो
ये हो गया मान लो √3, ठीक है। फुल लोड करंट कितनी आई थी, 139 ही थी ना भाई, देख लेना एक बार जरा, ठीक है। रेजिस्टेंस आर की जो वैल्यू है वो है आपकी 0.57 प्लस ये हो गया आपका जे, ठीक है। आप एक काम करो, इसको आर है जे एक्स है, ठीक है ना, आप इसको ऐसे करोगे तो आपका ये लंबा चौड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। जे की वैल्यू करोगे न्यूमेरिकल में हो जाएगा। आप एक काम करो, इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट को आप ऐसे ले लो, ठीक है। अगर रियल वाला आर को मैं लिखूं तो मैं इसको लिख सकता हूं आर कोस थीटा, ठीक है, प्लस मैं एक्स को लिख सकता हूं एक्स साइन थीटा। अब सही है, अब पूरा रियल में हो गया। अरे लिख सकते हो ना जे एक्स को, अरे भाई क्या होता है, जेड होता है ऐसे, तो रियल वाले कंपोनेंट को लिख दो आर कोस थीटा, नीचे वाला इसको लिख दो साइन थीटा। सही बात है, जेड के साथ में एक्स साइन थीटा, तो जे नहीं लेना पड़ेगा, मल्टीप्लाई विद लेंथ, ओके। ये 0.87, पावर फैक्टर कितना आ रहा था 0.8, ओके, प्लस एक्स की वैल्यू 0.077, अगर ये 0.8 है तो साइन थीटा कितना मिलेगा 0.6, बिल्कुल सही है, ओके। मल्टीप्लाई विद लेंथ कितनी है बेटा 200 मीटर, 200 मीटर डिवाइड अप्लाइड वोल्टेज 415, परफेक्ट है। नंबर ऑफ रन 1, और ये हो गया कितना 1000, और मल्टीप्लाई कर देना किससे 100 से। कैलकुलेट करना है इसको जरा, कितना वैल्यू मिल रहा है इसका, ठीक है, कैलकुलेट करना इसका। जब आप आंसर निकालोगे ना तो ये जो वैल्यू मिलेगी ये आपको हायर देन 5% मिलेगी, 5% से ज़्यादा मिलेगी इसकी वैल्यू। कैलकुलेट कर लेना इसकी, तो इसकी वैल्यू आपको समथिंग 5.7 के आसपास आंसर मिलेगा इसका, जबकि हमारा वोल्टेज ड्रॉप कितना होना चाहिए था 5% होना चाहिए था। तो क्या ये केबल मैं यूज में ले सकता हूँ, क्या नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि स्टेप नंबर 2 को इसने करेक्ट, स्टेप नंबर 2 ने ये बोल दिया कि आपने जो केबल यूज में ली है वो अच्छी नहीं है। क्यों अच्छी नहीं है, क्योंकि आपका जो वोल्टेज का जो ड्रॉप आ रहा है वो आपका 5% से ज़्यादा आ रहा है। तो मैंने कहा यार 5% से ज़्यादा आ रहे थे, काम क्यों नहीं कर लेते, एक वायर यूज में लेने की जगह 2 वायर यूज में ले लेते हैं, मतलब नंबर ऑफ रन जो 1 ले रखा था वो 2 ले लेते हैं। अगर मान लो 5.7 ही आ रहा है तो नीचे 1 की जगह अगर मैंने 2 कर दिया तो उसका आधा कर लो, आधा कर लोगे तो फिर तो 5 से कम आ गया, सही बात है। तो क्यों ना मैं 2 कंडक्टर यूज में ले लूँ, काम बन जाएगा मेरा, सही बात है भाई। ऐसे 2 कंडक्टर यूज में ले लेता हूँ। लेकिन बेटा एक बात बताओ, जब आपका नंबर ऑफ रन्स की जब आपने वैल्यू कैलकुलेट की थी तो ये 1 से छोटी आ रही थी, तो आपके हिसाब से तो 1 कंडक्टर से ही काम चल सकता है ना, 2 यूज में क्यों ले रहे हो। अगर 2 यूज में लोगे तो फिर क्या होगा भाई, कॉस्ट बढ़ जाएगी यार। 1 वायर यूज में लिया, फिर दूसरा यूज लिया, 2 यूज में ले रहे हो, जहां 1 से ही काम चल सकता था, इसने पहले बता दिया कि 1 से काम चल सकता है आपका, तो फिर 2 यूज में क्यों ले रहे हो। तो फिर क्या करना चाहिए, वायर दूसरा लो और मोटा ले लो। 70 के से काम नहीं चल रहा है तो ज्यादा मोटा ले लो, सही बात है कि नहीं है, बिल्कुल सही है भाई। अगर 70 के से काम नहीं चल रहा है तो और ज्यादा मोटर यूज में ले लो, ओके। तो मान लो इस 3.5 का ये 70 वाला परफेक्ट नहीं है, क्यों नहीं है समझ में आया, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा है। बिल्कुल, वोल्टेज ड्रॉप कम करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ रन्स को बढ़ा सकता हूं, 1 की जगह 2 कर सकता हूं, लेकिन 2 करूंगा तो क्या हो जाएगा, कॉस्टली हो जाएगा। मैं 2 यूज में कब लेता, जब अगर इसकी वैल्यू मुझे ग्रेटर देन 1 मिलती तो मैं 2 ले लेता, लेकिन 1 से छोटी मिल रही है तो फिर 2 लेके कॉस्ट क्यों बढ़ाऊं मैं, ऐसा लो ना जो 1 से ही काम चल जाए, सही बात है, ओके। तो मैं 70 मीटर का नहीं लेता हूं, 70 मिलीमीटर का, इससे मोटा ले लेता हूं। XLPE में इससे मोटा वायर कितने का होता है, देखता हूं मैं जरा, 95 का होता है। आप बोलोगे सर ये कहां से, ये फिक्स है बेटा, है ना, ये साइज फिक्स करके गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं। 70 के बाद में 95 मिलीमीटर का होता है, ओके। और इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी जो होती है वो करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है 200। अगर आप 200 का लेते, है ना, तो इसका रेजिस्टेंस जो होता है 200 वाले का वो होता है 0.41, इसका जो रिएक्टेंस होता है वो होता है आपका 0.074। देख रहे हो, कंडक्टर की साइज बढ़ते ही रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस की वैल्यू कम हो गई, और होनी भी चाहिए, क्यों भाई, R=ρL/A होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। आगे चलो, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये 0.93, ये 200 हो जाएगा, ठीक है। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे ये आपको 187 मिलेगा एम्पियर, ठीक है। जब आप इसमें वैल्यूज डाल के कैलकुलेट करोगे तो ये आपको मिलेगा 2.2%, 5% से कम है कि नहीं है, बिल्कुल सही है। तो ये केबल परफेक्ट है, ये आंसर आपका सही है, क्लियर। तो आपको क्या देगा वो, क्वेश्चन में कैसे देगा, ऐसी आपको 3-4 केबल दे देगा, बोलेगा कि इतने कोर की इतनी है, इतना उसका मिलीमीटर है, उसकी करंट कैपेसिटी इतनी है, रेजिस्टेंस इतना है, रिएक्टेंस इतना है, बताओ क्या इस सिस्टम के लिए ये केबल परफेक्ट है या नहीं है। तो आपको इसे पूरा कैलकुलेट करके चेक करना पड़ेगा कि भाई परफेक्ट है कि नहीं है। तो क्या क्या पैरामीटर चेक करोगे, एक तो चेक करोगे डी रेटिंग करंट वाला, दूसरा क्या चेक करोगे, वोल्टेज ड्रॉप वाला, अगर 5% बोल दिया तो 5% से कम ही आना चाहिए। तीसरा पैरामीटर क्या चेक करोगे, शॉर्ट सर्किट वाला,
अब शॉर्ट सर्किट वाला वैसे इसमें दिया नहीं है, अगर शॉर्ट सर्किट करंट वो देता तो मैं क्या फॉर्मूला लगाता, मैं वही फॉर्मूला लगाता, मैं निकालता एस, मैं निकालता आई स्क्वायर टी अंडर रूट ऑफ आई स्क्वायर टी डिवाइड बाई के, तो के की वैल्यू भी देता, ठीक है ना। तो इन वैल्यूज को चेक करके भी मैं यहाँ पे वैल्यू चेक कर लेता, तो मुझे वो भी वैल्यू मिल जाती मिलीमीटर में। मान लो कि आपको दे रखा होता है एस की वैल्यू जब आप निकालते, और मान लो एस की वैल्यू आपको 95 से ज्यादा मिल रही होती, मान लो आपको मिल गया 105 मिलीमीटर, तो फिर क्या आप ये वाला कंडक्टर भी यूज कर पाते क्या ना, फिर आप ये वाला भी यूज नहीं कर पाते, फिर इससे भी मोटा आपको लेना पड़ता, क्योंकि एस वाले फैक्टर ने काम नहीं किया। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल। तो हर एक पैरामीटर को आपको चेक करने के बाद में ही जब आपके सारे पैरामीटर सेटिस्फाई हो जाएंगे, जो पैरामीटर मैंने फर्स्ट में लिखे थे, जो सारे पैरामीटर जब आपके सेटिस्फाई हो जाएंगे तो आप बोलोगे कि ये केबल मेरे लिए परफेक्ट है और इसको मैं यूज में ले सकता हूं, ठीक है ना। तो थैंक यू वेरी मच। अब मिलते हैं आपसे अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में, वहां पे हम पढ़ेंगे स्विचेज के बारे में, 1 वे स्विच, 2 वे स्विच, इंटरमीडिएट स्विच, सही है। तो आपको कनेक्शन करना समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।